नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अभी हम आपदा प्रबंधन को खत्म कर रहे हैं। और आपदा प्रबंधन की सीरीज में हम क्लास 13th में है, जिसमें आज हम बाढ़ को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कल क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच हुआ, वो बाद में मुझे पता चला कि कल की जो क्लास थी, क्लास नंबर 12, उसमें हमने भूकंप को खत्म कर लिया था। क्लास नंबर 12 का जो पार्ट 3 था भूकंप का, उसको हमने खत्म कर लिया था। लेकिन आधी क्लास के बाद उसमें आवाज चली गई है। ठीक है, तो जिस जगह से आवाज चली गई है, क्योंकि मैंने उसको आपको पीडीएफ बना करके भेजा है, तो वो पॉइंट है सुझाव वाला। ठीक है, सुझाव में थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया, फिर आवाज चली गई है। तो मुझे लगता है कि एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं, ऐसा कुछ टफ तो है नहीं इसमें, और फिर उसके बाद हम बाढ़ में शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है कि सुझाव के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले आपको पता है कि हम लोगों ने चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो वो देख लिए हैं। ठीक है, कि भूकंप के होने वाले चैलेंजेस क्या है। लेकिन जब मैं सुझाव की के बारे में बात करूंगा कि सर क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप ये बात बता सकते हैं कि सर ये सारी जो चुनौतियां मैंने लिखी हैं, इस चुनौतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनके आंसर्स तो आराम से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा कि विभागों की तैयारी में कमी। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा कि विभागों की तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है कि लॉज और जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक से पालन नहीं हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा कि ठीक से उनका पालन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जागरूकता की कमी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सर जागरूकता को बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाइए। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल आपका सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो जहां जहां से भी आप जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, वो सारे काम किए जाने चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइसेंस प्राप्त करने में भ्रष्टाचार है, जो वो उसका योगदान है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोशिशें करते रहना है। ठीक, इसके अलावा भूकंप प्रतिरोध वाली इमारतों का अभाव। तो फिर बिना भूकंप प्रतिरोध वाली जो मतलब जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं बन रही है, उनको कैसे भी लाइसेंस ना मिले, इस चीज को आश्वस्त किया जाए। ठीक, ये सब क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, आप क्वेश्चन से ही समझ पा रहे होंगे, मतलब चुनौती अपने आप में क्वेश्चन बन जाती है। आंसर उसका क्या है कि वो काम जो नहीं हो पा रहा, वो हमारी चुनौती है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसको कर दो, तो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा वित्त एवं वित्त प्रणाली की कार्यशीलता, मतलब कि वित्त को थोड़ा सा एक सेपरेटली हमें क्या है कि एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, जिस डिपार्टमेंट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि सर एक्स्ट्रा है जो वो पेमेंट है, जो वो इसमें डाल सकते हैं, कुछ पैसा है जो वो इसमें एक रिजर्व के तौर पर यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में मैंने आपको यहाँ पर सुझाव और दिए थे। एक्स्ट्रा में क्या दिए थे कि सर हमें जापान से सीखने की जरूरत है। क्यों जापान से इसलिए सीखने की जरूरत है क्योंकि 80% बिल्डिंग्स अगर जापान में देखेंगे तो वो कैसी हैं, 80% बिल्डिंग्स हैं जो जापान में, वो वहां पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने प्रॉपर डेवलप कर दिया। भारत में किसकी जिम्मेदारी है अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की? सर आईएमडी की जिम्मेदारी है। आईएमडी क्या है? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यह डिपार्टमेंट। तो जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, तो इसको मजबूत करना, क्योंकि हम पास्ट में इसके फेलियर्स देख चुके हैं। कहां पर? 2013 में जो अभी केदारनाथ में बाढ़ वगैरह आई, तो माना गया कि वो आईएमडी का फेलियर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हुए भी, मतलब ये चीजें हैं उनके पास व्यवस्था है, लेकिन वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए टाइम पर। ठीक है, तो इसको मजबूत करने की हमें जरूरत है, जापान से सीख लेने की जरूरत है। ठीक है, और उन्होंने एक और चीज की है कि वो एक तो नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज उन्होंने क्या किया है कि सर टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि उन्होंने टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया, इस लिहाज से अगर कहा जाए तो क्या हुआ यहाँ पर, हम तो टैक्स में छूट नहीं दे पाएंगे। देखो हम इतने बड़े अभी देश नहीं है, है ना, इन चीजों के लिए भी हम हर एक चीज को छूट दे पाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर, सब्सिडी तो दे सकते हैं। तो सब्सिडी वाला पार्ट है जो वो इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हो गया कि सर जापान से सीख लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है कि जो भी सर खनन कार्य जहां जहां हो रहे हैं, जहां जहां माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, उन जगहों पर आपको क्या है, ईआईए के अंतर्गत होनी चाहिए। ईआईए मतलब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जहां पर पत्थर वगैरह आप तोड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, वहां पर एनवायरमेंट को पहले देखना है कि एनवायरमेंट के हिसाब से असेस करने की जरूरत है कि उसका कितना इंपैक्ट एनवायरमेंट पर पड़ने वाला है। पत्थर तोड़ रहे हो, भूकंप कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से कोई पत्थर ढीला हो जाए और भूकंप आए जब, तो फिर उसके बाद लैंडस्लाइड या फिर आगे की चट्टान गिर जाए, या उस तोड़ने के कारण भूकंप आ जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शमन रणनीति, मतलब शमन कम करने, शमन का मतलब होता है कम करना। ठीक है, मिटिगेट करना।
अब बात यह है कि सर मिटिगेट कैसे कर लेंगे, ये तो नेचुरल एक्टिविटी है। बिल्कुल कर लेंगे मिटिगेट। कैसे कर लेंगे? जैसे कि दिल्ली मेट्रो के आपने पिलर जो बनाए हैं वो 9.9 रेक्टर स्केल मैग्नीट्यूड के बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है तो वो नहीं टूटेंगे, मतलब बहुत मजबूत बनाए। तो आप जो नॉर्मल बिल्डिंग्स भी बनाए उनके लिए भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि यहाँ पर कम से कम 7 या से अगर कम की किसी ने बिल्डिंग बनाई तो उसको क्लियरेंस ही नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके के कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर है। इसके अलावा राहतकारी एजेंसी को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं आपसे कि भाई कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि सर भूकंप, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे देश का लगभग 70% एरिया ऐसा है जहां जो कि भूकंप आता ही आता है, ठीक है। या यूं कहें कि 70% हमारे देश की जो आबादी है वो ऐसे क्षेत्र में रहती है जो भूकंप जहां पर आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे है जो वो उसकी व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके आगे मैंने आपको प्रभाव बताए थे, तो सर किस पर प्रभाव पड़ रहे हैं? सर समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है? लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ है ना, लोगों की मृत्यु हो जाती है। जिसमें कि एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं भुज वाला, तो जो भुज में अर्थक्वेक आया, भुज में जो अर्थक्वेक आया उस अर्थक्वेक में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जिसकी वजह से क्या है, 1 लाख परिवार है जो वो इसकी चपेट में आ गए। 1 लाख परिवार इसकी चपेट में आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट पे कह सकते हैं कि सर मानव संरचनाओं का लॉस होता है। मानव संरचना मतलब कि जो मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट जाते हैं। मैनमेड स्ट्रक्चर मतलब रोड बनाई, ब्रिज बनाया, कोई भी मान लिया रेलवे ट्रैक बनाया, कुछ भी आपने बनाया तो उसकी वजह से वो टूट जाते हैं, तो ये भी हमारा लॉस है एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा क्या, आधारभूत संरचनाओं में कमी आ जाती है। जिस समय भूकंप आया होता है तो उस समय क्या है कि ना पानी मिल रहा होता है, ना बिजली मिल रही होती है, ना संचार की सुविधा होती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा क्या है, लॉस ऑफ सिटीज पूरी की पूरी खत्म हो जाती हैं। कई बार ना पूरी पूरी सिटी को, कोई जगह जो बनी है उसमें भूकंप के कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ जाता है, अपनी जगह को छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा समाज पर सर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब इसके अलावा अगर मैं कहूं आपसे तो आइए प्रकृति पर इसके प्रभाव देख लेते हैं। अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति पर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं? सर कई सारे प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहे हैं। जैसा कि हमने बिहार में 1934 में देखा, जब भूकंप आया ना तो भूकंप के कारण क्या होता है कि नीचे क्योंकि वाटर टेबल है और उसकी वजह से आप नीचे पानी है, आपको पता है ना, पानी है नीचे, चट्टानों में फंसा रहता है पानी। तो पहले तो आप ऐसे समझो कि पानी नीचे सरक जाता है, पहला पॉइंट आप ये वाला ले लो। भूमिगत जल है जो वो नीचे चला जाता है। भूमिगत जल के नीचे जाने का मतलब क्या है कि पानी है, ये सतह है, सतह के नीचे है जो वो चट्टानों में पानी भरा हुआ है, जिसमें समरसेबल डालते हैं आप और समरसेबल से पानी निकाल लेते हैं। भूकंप आएगा तो ये यहाँ पर चट्टान टूट जाती है और ये चट्टान नीचे खिसक जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। दूसरी बात कि अंदर है जो वो मिट्टी वगैरह है, भूकंप आएगा नीचे से है ना, वो हिलेगा और सब मिट्टी मिक्स हो जाएगी, तो एक तरीके से पानी और मिट्टी मिक्स होकर के कीचड़ बन जाएगा। और कीचड़ जब बनेगा तो कई बार जब बाहर निकलता है, भूकंप आता है, तो उसकी वजह से क्या है कि गाद है जो वो बाहर आना शुरू कर देता है, ठीक है। गाद बाहर आना शुरू कर देता है, जिसको हम गाद के फव्वारे या मड फाउंटेन बोलते हैं, जो कि 1934 बिहार में देखने को मिला कि बहुत सारा शहर का शहर है जो वो मिट्टी से या कीचड़ से है जो वो भर गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सर नदी मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। नदी मार्ग में परिवर्तन से क्या मतलब है? सर नदी मार्ग में परिवर्तन से दो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, नदी मार्ग परिवर्तन को आप ऐसे समझो कि एक तो नेचुरल फ्लो आपने डिस्टर्ब कर दिया, है ना, नदी का नेचुरल फ्लो आपने डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कि भूकंप आया तो मलबा यहाँ जम गया, अब मलबा यहाँ पर जम गया तो नदी अपना बह रही थी लेकिन उसको रास्ता बदलना पड़ेगा, ठीक। तो आपने नेचुरल प्रोसेस को छेड़छाड़ की। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ जो है वो क्या है कि ये बाढ़ को जन्म देती है। बाढ़ को कैसे जन्म देती है? सर क्योंकि इसने रास्ता बदल लिया। उस रास्ते में कभी बाढ़ नहीं आती थी, नॉर्मली उस रास्ते में बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि इसने रास्ता बदला तो उस जगह के लोग हैं जो वो या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो रेडी नहीं है इस चीज के लिए कि वहां पर जो बाढ़ जैसी चीजें हैं उनको हम मैनेज कर पाए। तो उस जगह पर आप देखेंगे कि बाढ़ है जो वो देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर देखो बाढ़ लिखा है। बाढ़ कैसे आ जाती है? सिर्फ बांध टूट जाते हैं कई बार अर्थक्वेक से, तो पानी है जो वो फैल जाता है तो बाढ़ आ जाती है। या कई बार जो नदी मार्ग परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। समझ पा रहे हैं ना इस पॉइंट को? क्योंकि सर नदी मार्ग में जो परिवर्तन हुआ तो उसने रास्ता कौन सा ले लिया? वो वाला ले लिया जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी, तो वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन अचानक से बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सर सुनामी भी आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2004 में हुआ, 2004 में जावा प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के कारण है जो सुनामी देखी गई। सुनामी कब आती है कि सर जब अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का जो अर्थक्वेक है वो अगर समुद्र की सतह पर, ओशन फ्लोर पर अगर आ जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, तो उस पर
हम ये देखते हैं कि सर ये आपका सुनामी जैसी समस्या है जो वो आने को आ सकती है। ठीक है, अब ये समझिए यहाँ पर कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है, भूस्खलन जिसको आप कहते हैं, या हिमस्खलन, है ना, एवलांच जिसको बोलते हैं, ठीक, तो ये हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो कि एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स है जो एनवायरनमेंट में, समाज की समस्याएं देखी, एनवायरनमेंट की समस्या देखी आपने, समझ गए। तो इतना पोर्शन था जो मैंने कल आपको बताया था, जो जिसमें कि आवाज नहीं थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले में, जो मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या है, वो है हमारा बाढ़। तो ये है क्लास 13 बाढ़। ठीक है, चलिए तो अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इस टॉपिक की शुरुआत में सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि सर बाढ़ होता क्या है। बाढ़ होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में अगर कहें तो बाढ़ का मतलब क्या है कि सर जब नदी जल का आपने क्या है अतिक्रमण किया, ठीक है, और नदी का जो जल है वो आसपास के एरिया में आपने वहां पर कुछ ऐसा कर दिया, या आपने चलो नहीं किया, हम नेचुरल बात करते हैं, सिंपल अगर बाढ़ समझे तो बाढ़ को आप ऐसे समझो कि सर नदी का जो जल है वो जा रहा था और उसने क्या किया, अपने आसपास के एरिया को जब वो कवर कर लेगा तो उसको हम क्या कह देंगे कि सर ये तो बाढ़ आ गई, है ना। मतलब जो नॉर्मल जितने में बहता है उससे अगर उसका ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसको हम बाढ़ कह देंगे। समझ पाए आप ये बात, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि बाढ़ जब नदी का जल अपने आस पास के क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है, नदी का जल है जो वो जब अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा में आ जाता है, तो उसको उससे क्या होता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है है ना। इसको किस तरह से इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन द रिवर वाटर ओवरफ्लोज, व्हेन द river water overflows and spreads spreads in nearby areas, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है एंड फिल्ड विद वाटर, ठीक है, एंड द नियर बाई एरियाज आर फिल्ड विद वाटर या स्प्रेड्स इन द नियर बाई एरिया, देन इट इज कॉल्ड फ्लड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है, समझ पाए, मतलब अब थोड़ा सा वैसे समझिए, डायग्राम से समझिए। देखो मैंने यहाँ पर आपको जो बताया कि वो है कि कोई नदी है, ठीक है, अब वो नदी अपना, आप जानते हैं कि सर मान लो कि ऐसे करके ऐसे बह रही है, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर नदी बहती है। अब नदी का पानी आ रहा है, लेकिन पानी का क्वांटिटी जब ज्यादा हो गई तो वो अपने साथ साथ सेडिमेंट लेकर के आएगा, और सेडिमेंट है जो वो नीचे है जो वो पूरे में भर जाएंगे। तो सेडिमेंट जब इस जगह पर पूरे में भर जाएंगे तो वो जो पानी था, नीला नीला होता है ना पानी, चलो पानी बना देते हैं, जो इतने में पूरे में भरता था, लेकिन नीचे तो अब कुछ सॉलिड मटेरियल आ गया, तो वो पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, और जब वो पानी ओवरफ्लो करके बाहर निकल जाएगा तो इसमें यहाँ पर जहां पर लोग हैं जो वो रहते थे, ठीक है, यहाँ मान लो लोग रहते थे, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहाँ मान लो लोग रहते थे, तो उसके कारण क्या होगा कि पानी है जो वो बाहर पूरे में आ जाएगा, तो उसी को हम क्या कह देंगे, बाढ़ कह देंगे। भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर भारत विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में बांग्लादेश के बाद भारत का ही नंबर आता है जहां मैक्सिमम है जो वो बाढ़ आती है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि भारत है जो वो बांग्लादेश के बाद दूसरा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए नोट डाल के, ठीक है, कि इंडिया इज सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, ठीक है, सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन वर्ल्ड ड्यू टू फ्लड,
आफ्टर बांग्लादेश। आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद अगर बात करें तो जो ये हमारा भारत है, ये सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री आता है, ठीक है। बांग्लादेश के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारत का ही नंबर है जो वो आता है, ठीक है। अब भारत में अगर मैं पूछूं आपसे, फिर बताओ किस किस क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो अगर मैं सीधे सीधे आपको क्षेत्र क्षेत्र लिखा दूंगा तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसके भी तरीके होने चाहिए, क्योंकि कारण सब जगह के अलग अलग है, ठीक है। तो बाढ़ के कारण क्योंकि अलग है, तो हम क्षेत्र वाइज है जो वो डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग है जो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। भारत के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर लिखिए कि फ्लड अफेक्टेड रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहला जो क्षेत्र इसमें आता है, सबसे जो पहला क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा बेटा, सबसे जो पहला क्षेत्र आप इसमें देखेंगे, बताइए बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आती है सर, गंगेटिक प्लेन में ही हम देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, वहां पर मैदानी क्षेत्र है जो वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो सपाट मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें आप डेल्टाई मैदान को भी शामिल कर सकते हैं। क्या ये यूं लिख लीजिए कि भारत और या यूं लिखे गंगा ब्रह्मपुत्र का, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, मतलब कि आपका प्लेन एरियाज ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। प्लेन एरियाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये लिख देता हूं, प्लेन एरिया ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है, बाढ़ है पूरे में, जहां जहां गंगा बह रही हर जगह बाढ़ थोड़ी ना आ रही है, लेकिन कुछ एरियाज वहां पर है। देखो सर ऐसा होता क्यों है सर, बाढ़ क्यों आ जाती है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप ये बात जानते हैं कि सर नदियां हैं जो वो निकलती हैं, और नदियां जब निकलती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, तो यही वाला कॉन्सेप्ट समझिए, अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं और फिर कहां पर डंप करेंगी सर, जहां पर भी गड्ढा आ जाएगा वहां पर डंप करेंगी। गड्ढे का मतलब यहाँ पर क्या है, गड्ढे का मतलब क्या, पहाड़ से उतरी नदी और गड्ढे में आकर के डंप करे। गड्ढे का मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे ही इस जगह के लिए ये जो प्लेन एरिया है, ये एक तरीके से गड्ढा ही तो हो गया, ठीक है। अब इस वाले एरिया में हम क्यों रहेंगे, हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, सर यहाँ रहना पसंद करेंगे। जहां जहां घाटियां आती रहेंगी, जहां जहां पर प्लेन एरिया आता रहेगा, वैली आता रहेगा, यहाँ हम रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीवन है जो वो आराम से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सर कई बार बाढ़ है जो वो इस जगह पर आती है, और मतलब कई जगह पर नदियां हैं जो क्योंकि बह करके ऐसे ही गुजर रही होती हैं, तो इन्हीं के किनारे किनारे हम अपने घर बना लेते हैं, यही होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि जब बाढ़ आ जाती है तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर देती है, ठीक है। तो सर इस जगह पर पूरे में बाढ़ आती है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। तो अब इन जगहों पर भी कुछ गहरे एरिया है। आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जब नदी गिरेगी, नदी कैसे चलती है, नदी स्लोप के सहारे सहारे चलती है, तो जहां उसको ढलान मिलेगी उसके किनारे किनारे वो चलती रहेगी। लेकिन अब होगा क्या कि चलते 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 होगा क्या, चलते चलते उसको इधर उधर, जहां जैसे ही वो प्लेन एरिया में आएगी तो अब उसको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए उसको मीएंडरिंग करना पड़ेगा, है ना। तो नदी के चलने का रास्ता, इसको क्या बोलते हैं, विसर्पण बोलते हैं, विसर्पण, विसर्पण, ठीक है। नदी को आगे विसर्पण करना पड़ता है, ठीक है। अब जिस जगह पर नदी में अगर फ्लो ज्यादा है, पानी ज्यादा है, और जिस भी जगह पर आप ये देखेंगे कि अगर वहां पर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण गड्ढा आ गया, तो वो क्या करेगा, वहां पर वो भर जाएगा, ठीक है। गड्ढा आ गया तो वो वहां पर भर जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये दोनों बातें आपको यहाँ पर
पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने बोला आपसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तो मैं किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली उस क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं बेसिकली आपसे जो बात कर रहा हूँ वो हमारा जो ईस्टर्न साइड का क्षेत्र है। मतलब अगर मैं आपको बनाऊं, ऐसे बनाओ भारत को, ठीक है, मैं आपसे जो बताना चाहता हूँ वो मैं यही वाला एरिया यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, भारत का जो ये वाला ईस्ट साइड का क्षेत्र है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जनरली ये वाला जो एरिया है, इधर आपको बाढ़ है जो वो देखने को मिलती है। ठीक है, असम वाला जो क्षेत्र बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कहेंगे तो वेस्टर्न यूपी और जो आपका बिहार बंगाल वाला जो ये वाला जो एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप ये वाला ऐसे ऐसे ले लो आप। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसमें भी आपको इधर इधर ठीक है, इधर इधर पूरे में बाढ़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिखना अगर चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर आप ये इस साइड का ये आपका ईस्टर्न यूपी वाला क्षेत्र, इस जगह पर भी बाढ़ है जो वो आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप बिहार का थोड़ा सा एरिया ले सकते हैं, बिहार वाला एरिया, और बिहार के अलावा इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल का एरिया और असम। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका पूरा कौन सा एरिया हो जाता है, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है जो वो कहलाता है। ठीक है, अब मुझे इसके कारण बता दीजिए कि अब मुझे इसके आपको कारण यहाँ पर बताने होंगे कि क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है, तो अगर मैं आपसे कारण पूछूं, कारण, ठीक है, बताओ क्या कारण है सर इसके, कारण एक एक करके सब कारण बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सर ये वो एरिया है जिस जगह पर बड़ी बड़ी नदियां हैं जो वो यहाँ से बहती हैं। ठीक है, तो लार्ज फ्लो ऑफ लार्ज एरिया ऑफ रिवर फ्लो। ठीक, तो अब इस क्योंकि नदियां कहाँ से आ रही हैं सर, हिमालय से आ रही हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी नदियों का मतलब एरिया इनका बहुत बड़ा है, तो बहुत सारा पानी लेकर के आती है, बहुत सारा पानी लेकर के क्योंकि बेटा ये आती है, तो इसकी वजह से इस जगह पर क्या है, जल भराव की स्थिति है जो वो हो जाती है। ठीक है, जल भराव वाली स्थिति है जो वो इस जगह पर आराम होना बहुत आसान हो जाता है। तो आप सिंपल अगर लिखना चाहें तो इस शब्द को लिख दें कि बड़ी नदियों का क्षेत्र, नदियों का क्षेत्र। ठीक है, तो बड़ी नदियों का क्षेत्र है मतलब एरिया, ये आप कह सकते हैं एरिया ऑफ लार्ज रिवर। लार्ज के साथ एक शब्द और लिख दीजिए, पेरिनियल, पेरिनियल रिवर। ठीक है, मतलब जहां पर आपने लिखा है बड़ी, बड़ी के साथ साथ यहाँ पर सदावाहिनी भी लिख सकते हैं, क्या, सदावाहिनी। ठीक है, सदावाहिनी नदियों का ये क्षेत्र माना जाता है, एरिया ऑफ लार्ज पेरिनियल रिवर। अब क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बड़ी बड़ी नदियां बहती है, तो इससे क्या होगा सर, यहाँ से बड़ी नदियां बहेंगी तो बड़ी नदियां अपने साथ ज्यादा अवसाद लाएंगी, ज्यादा अवसाद लाएंगी। ठीक है, ज्यादा अवसाद का मतलब मोर सेडिमेंट। ठीक है, ज्यादा अवसाद है जो वो अपने साथ लाएंगी। अब ज्यादा अवसाद क्योंकि वो लाएंगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लड है जो उसके आने के चांसेस हैं जो वो बढ़ जाएंगे, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, समझे। तो मेन कारण इसका आप क्या क्या है कि सर बड़ी बड़ी नदियां हैं जो इस रीजन में फ्लो करती हैं, और क्योंकि बड़ी नदियां इस रीजन में फ्लो करती हैं तो इसके कारण एक जो बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है कि ज्यादा अवसाद के कारण इस जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरे दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं आपसे इसी का, ठीक है, इसी पॉइंट में दूसरा कारण मैं बता रहा हूं इसी क्षेत्र के बारे में। दूसरे कारण की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं तो उनके साथ क्या है, स्टीप स्लोप है। ठीक है, स्टीप स्लोप है मतलब खड़ी ढाल है, और खड़ी ढाल की वजह से वो ऊपर से तेजी से गिरती हैं, और तेजी से गिरती हैं और गिरते ही जैसे ही उनको फिर मंद ढाल फैलती है तो पानी बहुत सारा आया, और मतलब स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। ठीक है, कि हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय की नदियां, ये नदियां हैं जो ये बेटा खड़ी ढाल, खड़ी ढाल, स्टीप स्लोप,
ठीक है, इनके लिए जो स्लोप है वो कैसा है, खड़ा है। तो खड़ी ढाल से वो गिरेंगी, तो खड़ी ढाल से गिरेंगी तो जिसकी वजह से ज्यादा अवसाद भी होगा इनके पास, पानी भी होगा इनके पास। ठीक है, ज्यादा अवसाद और ज्यादा पानी होगा, है ना। आप कह सकते हैं मोर सेडिमेंट या फिर वाटर, दोनों चीजें इनके पास होंगी। ठीक है, और फिर इनको जैसे ही प्लेन एरिया मिलेगा, जैसे ही इनको मैदानी क्षेत्र मिलेगा, मैदानी क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, जैसे ही इनको मैदानी क्षेत्र मिलेगा तो क्या होगा, मैदानी क्षेत्र मिलते ही पानी है जो वो फैल जाएगा। ठीक है, पानी क्योंकि अब क्या है, पहले तो एक धारा में बह रहा था भाई, ऊपर से तेजी से सारा एक साथ गिर रहा था। अब क्या है, प्लेन एरिया आगे कहीं भी फैल जाओ तो जल है जो जल फैल जाएगा। ठीक है, जल है जो वो फैल जाएगा जैसे ही इनको एज दे गेट द प्लेन एरियाज, एज दे गेट प्लेन एरियाज, जैसे इनको प्लेन एरिया मिलेगा तो उसकी वजह से वाटर विल स्प्रेड। ठीक है, वाटर है जो वो पूरे में फैल जाएगा, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो बाढ़ कह देते हैं, इसी को हम बाढ़ है जो वो कह देते हैं। ठीक है, इसको हम बाढ़ कह देते हैं। तो एक ये हो गया कि भाई दूसरा कारण एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर, स्टीप स्लोप यानी खड़ी ढाल, ये भी एक कारण बनता है। तीसरा कारण यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर ये वो एरिया है, अब ये समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल सी बात यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि सर ये जिस क्षेत्र के बारे में आप बात कर रहे हो, इस क्षेत्र में पानी का लेवल है जो वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। ठीक है, द लेवल इज हैविंग हाई वाटर, आप ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत हाई वाटर लेवल है। ठीक है, तो वाटर लेवल इज हाई इन दिस एरिया, ऐसे लिख लीजिए, वाटर लेवल इज हाई इन दिस रीजन। क्या कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में जल स्तर काफी उच्च है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो जल स्तर है वो काफी उच्च है। इसका क्या मतलब हुआ सर, उच्च जल स्तर से क्या लेना देना। देखो बात ऐसे समझो, आपने बरसात के सीजन में हमेशा देखा होगा कि सर पूरे एरिया में कहीं कहीं बीच बीच में पानी भर जाता है ना। हर जगह नहीं भरता, लेकिन आप जैसे वॉक कर रहे हैं तो सड़क पे जब जा रहे होते हैं तो मान लो पूरी कच्ची रोड है, लेकिन पूरी कच्ची रोड में हर जगह पानी नहीं भरा होगा, लेकिन कुछ जगह पर पानी भरा होगा। आप कह सकते हैं कि सर वो थोड़ा गड्ढा सा होता है इसलिए भर जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी जगह कंपैरेटिवली वो भी किसी और की के कंपैरेटिव सॉरी किसी और जगह के रिलेशन में अगर देखेंगे तो वो भी तो गड्ढा ही है, वहां क्यों नहीं भर रहा। मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर हम जमीन की सतह की बात बोले और जल का स्तर अगर ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, तो मान लीजिए हाँ, और गर्मी पड़ रही है भयंकर, अब गर्मी पड़ रही है तो उसके बाद पानी गिरेगा, तो जब पानी इस जगह पे आएगा तो वो नीचे चला जाएगा तुरंत, क्यों, जमीन सोख लेगी इसको। ठीक है, नीचे जाएगा और जमीन सोख लेगी इसको। ठीक है, लेकिन जब बरसात का सीजन आएगा तो उसके बाद यहां पर जो पानी गिरेगा तो वो आकर के नीचे यहां पर जमा होता चला जाएगा, लेकिन जब ये एरिया पूरा ऑलरेडी फिल हो गया, भर गया, अब कहां जाएगा पानी, अब इसको यहां पर भरना पड़ेगा, यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। इस जगह पर आप देखेंगे तो पूरा है जो वो पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो गर्मियों में या बरसात में आप देखते हैं कि किनारे किनारे पानी भर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत भर गया, पहले वो नीचे जाता है कि भाई इस सतह को पहले मैं भर दूं। ठीक है, तो उसकी जगह पर नीचे जितनी उसके पास स्पेस है, मतलब आपको पता है कि मिट्टी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो छिद्र है जो उन छिद्र से वो नीचे चला जाता है, भर जाता है, लेकिन जब ये एरिया नीचे का पहले भर गया तो जगह पर पानी भर जाता है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब आप नदी के एग्जांपल के बारे में सोचिए सर, जिन जगहों पर जैसे कि आप ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं जहां पर गन्ने वगैरह की खेती होती है, वहां पर वाटर लेवल काफी ऊपर है ना, तो वाटर लेवल जब ऑलरेडी ऊपर है तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर पानी नीचे जाएगा और भर जाएगा, तो ऑलरेडी जब यहाँ पर पानी खत्म हो चुका है, स्पेस ही नहीं है उसके पास अब और समाने का, तो फिर इस जगह पर बाढ़ आ जाती है, इस जगह पर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, समझे ये बात, मतलब आप ये मान लीजिए कि वाटर गेट सैचुरेटेड,
ठीक है, जल है जो वो नीचे सेचुरेट हो जाता है, मतलब ये वो पॉइंट आ गया कि अब हो गया भाई, गले तक भर गए हैं, अब और नहीं आए, और डालोगे तो उल्टी कर देंगे। ठीक है, तो वो वाली स्थिति अब इनकी हो गई कि सेचुरेट हो गया है वो पानी। ठीक, चलिए इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि स्टीप स्लोप से ये बह रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टीप स्लोप से बह रहा है, और जिसके कारण वहां पर प्लेन एरिया आएगा, और प्लेन एरिया में ये किनारे किनारे आकर के आसानी से जैसे ही प्लेन एरिया आएगा तो उस जगह पर ओवरफ्लो हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि गांव के गांव डूब जाते हैं। चौथा पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख लें कि सर कई बार क्या होता है, कई बार आप ऐसे ऐसे आप बना भी लीजिए, ऐसा बना दो इसको, चौथे पॉइंट पे आप इसको बना दो एकदम। ठीक है, कि यहाँ पर सर नदी का अपना प्रवाह था, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि ये हिमालय से आई तो अपने साथ क्या अवसाद ज्यादा ले आई, तो ज्यादा अवसाद लाई, तो इसके कारण ये वाला जो एरिया है, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये पूरा है जो वो अवसादों से भर गया, और सर क्योंकि ये अवसादों से भर गया तो इसके कारण हमने देखा कि सर ये ओवरफ्लो है जो वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ओवरफ्लो है जो वो जगह, तो ये इसका बेसिक एक पॉइंट, ये भी आप लिख सकते हैं। और भी कुछ लिखना चाहेंगे, और भी कुछ लिखना चाहेंगे तो इस जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कुख्यात मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र की नदियां अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कुख्यात मानी जाती हैं। ठीक है, तो नदी मार्ग परिवर्तन वाली नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं रिवर फाउंड इन दिस एरिया चेंजेस इट्स पाथ। ठीक है, रिवर्स फाउंड इन दिस एरिया चेंज इट्स पाथ। ठीक है, अपना रास्ता है जो वो बदल लेती हैं वो नदियां, जो नदी मार्ग परिवर्तन है जो वाली जो नदियां हैं, मतलब ये बात समझ पा रहे हैं ना, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर इस जगह से अगर नदी बह रही है तो फिर उसके बाद मान लीजिए कि लैंडस्लाइड होगा, अपने साथ अवसाद लेकर के, और अवसाद को ही उसने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर, और अवसाद अब इकट्ठा हो गया तो उसका रास्ता है जो वो दूसरा इधर बदल जाएगा, तो इधर वाला जो रास्ता अगर उसका बदल गया तो फिर यहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस हैं जो वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी अर्थक्वेक में भी हमने ये बात समझी थी, और यहाँ पर भी सेम बात है जो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप चाहे तो कोसी नदी को एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई कारण है क्या सर? एक कारण ये भी है, छठवां पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो नदियां हैं क्योंकि हिमालयी क्षेत्र से आ रही हैं, इस वाले रीजन की बात करो तो हिमालयी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं जो वो कहाँ से आती हैं, नेपाल से भी आती हैं सर, भूटान से भी आती हैं, तिब्बत से भी आती हैं। ठीक है, तो नेपाल, भूटान, और आप तिब्बत को भी ले लो, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अब इन क्षेत्रों से नदियां आ रही हैं, अब इन क्षेत्रों से आने वाली नदियां हैं तो फिर इनको ये कितना अपना बांध इन लोगों ने क्या बना रखे हैं, डैम बना रखे हैं। ठीक है, तो कब डैम को ओपन करेंगे, कितना ओपन करेंगे, ये जानकारी है जो वो नहीं देते हैं ये लोग, जानकारी समय पर न देना। ठीक है, क्योंकि ये लोग जानकारी टाइम पर नहीं देते तो ये भी एक कारण बनता है कि हम लोग तैयार नहीं है और अचानक से पानी छोड़ देते हैं। नेपाल, भूटान, तिब्बत ये सब डैम वैम बना रखे हैं इन लोगों ने, और ये अचानक से जब पानी तो मतलब पानी कितना आ गया, अगर ज्यादा आ गया है आपको तो आपको इन्फॉर्मेशन आगे देनी चाहिए कि भैया, क्योंकि पानी तो आगे जाएगा ही जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, एट द एंड तो उसको बे ऑफ बंगाल में गिरना ही गिरना है, तो बे ऑफ बंगाल में जब गिरना है तो बीच में भारत भी तो पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे देनी चाहिए, तो क्योंकि आप पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो ये भी एक कारण यहाँ पर बन जाता है बाढ़ के आने का। ठीक है, तो एक तो ये कारण आपने देखा, ये भी यहाँ पर एक कारण बनता है। ठीक है, तो इस रीजन में आने वाले आपको मेरे ख्याल से सारे कारण समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरे रीजन की ओर चलते हैं, दूसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। चलो, क्या रिवाइज कराने की जरूरत है, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि मैंने आपको यहाँ पर एक क्षेत्र के बारे में बताया कि सर भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें कि पहला क्षेत्र आपने क्या देखा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। क्या कारण है सर इस जगह पर बाढ़ आने के, इस जगह पर अब बाढ़ आने के जो मेन कारण है वो ये है कि यहाँ पर जो नदियां हैं वो बड़ी नदियां हैं, सदावाहिनी नदियां हैं, हमेशा पानी रहता है इनके पास, और बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो जिसके कारण क्या है
कि इनके पास ज्यादा अवसाद होता है, तो ज्यादा अवसाद के कारण कई बार बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर तो सर खड़ी ढाल है, तो खड़ी ढाल है तो भी सर इनके साथ ज्यादा अवसाद घसीट के आगे ले आएंगे, अवसाद को जमा कर देंगे, तो वाटर जहां पर पानी के बहने की जगह थी वहां पर अवसाद भर गया, तो फिर ये ऊपर ऊपर बहेंगी तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ये भी एक कारण यहाँ पर हो जाता है, पानी फैल जाता है आसपास के एरिया में। इसके अलावा आप ये कहेंगे कि सर इस वाले क्षेत्र में होता क्या है कि जो नीचे का स्तर है, नीचे का पानी के नीचे जहां पर पानी को समा जाना है, जहां पर पानी नदी है, नदी का जो पानी है अगर एक्स्ट्रा आएगा तो जमीन मिट्टी अपने अंदर भर लेगी, लेकिन वो क्या है सेचुरेट हो जाता है। क्यों सेचुरेट हो जाता है कि सर पहले से ही वहां पर पानी मौजूद है, क्योंकि वाटर लेवल काफी ऊपर होता है, तो जब नीचे सेचुरेट हो जाएगा तो ऊपर बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा आपको मैंने वही बात बताई कि जब जमा हो जाएंगे तो पानी है जो एक्स्ट्रा में फैल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि नदी मार्ग परिवर्तन के कारण नदियां अपने रास्ता बदल लेती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ है जो वो आ जाती है। और एक कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर नेपाल, भूटान, तिब्बत ये सब है जो वो टाइम पर हमको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अब क्योंकि टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो भी एक कारण यहाँ पर ये बन जाता है कि हमें पता नहीं होता कि कितना पानी है जो आगे से आने वाला है, तो कई बार बाढ़ है जो वो आ जाती है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्षेत्र के बारे में, दूसरे क्षेत्र की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्षेत्र सर कौन सा है बेटा? दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करें तो दूसरा क्षेत्र है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाला जो क्षेत्र है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप जो बेसिक बातें जानते हैं वो क्या है सर? बेसिक बातें हम जो जानते हैं वो ये है कि केजी बेसिन जिसको आप बोल रहे हैं वो कौन सा है? वो आपका आपने यहाँ पर जो हम केजी बेसिन जिसको आप के नाम से आप जानते हैं, इसके अलावा गोदावरी हो गया। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इस रीजन के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गोदावरी के बारे में, गोदावरी कहाँ से निकलती है ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। गोदावरी है जो, गोदावरी किस जगह से निकलती है बता सकता है आप में से कोई? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोदावरी है जो वो त्रियंबक हिल्स से निकलती है। कहां से? त्रियंबक। ठीक है, त्रियंबक की पहाड़ी से, और फिर उसके बाद ये यहां पर आकर के इस जगह पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, वैसे ही आपकी जो कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है वो आपकी कहां से निकलेगी? कृष्णा नदी इधर महाबलेश्वर करके जगह है, वहां से निकलती है और यहाँ अपना मुहाना बनाती है। समझ गए केजी बेसिन क्या है? तो यहाँ पर आपने कृष्णा को कह दिया। कृष्णा आपकी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलेगी। तो ये जो बना बेटा, तो देखो ये बाढ़ का मैदान बन गया। ठीक है, ये भी बाढ़ का मैदान बन गया। इसके अलावा तीसरा आपकी ब्रह्मगिरी हिल से कौन सी निकलेगी सर? कावेरी निकलेगी, और वो अपना है जो वो यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स से, ब्रह्मगिरी हिल्स से कावेरी निकलेगी और अपना मुहाना है जो वहां पर बनाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो क्षेत्र देखे, एक केजी बेसिन वाला क्षेत्र ये, और एक ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर बाढ़ के क्षेत्र है, बाढ़ के क्षेत्र। सर अक्सर बाढ़ कहां पर आएगी? अक्सर बाढ़ ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि सर प्लेन एरिया में आएगी। ठीक है, तो प्लेन एरिया यहाँ पर कहाँ है? साउथ में अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो प्लेन एरिया कहाँ मिल रहा है सर? बिल्कुल मुहाने की तरफ, इस तरफ अपना प्लेन एरिया बना रही है। तो जो प्लेन एरिया है उसी जगह पर भी तो विसर्पण करेंगी, तो ज्यादा अवसाद है जो जमा कर देंगी, जमा कर देंगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये वाली कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो क्योंकि सर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा तो एरिया कौन सा बनता है? तो ये दो एरिया इस जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके अगर मैं आपसे कारण पूछूं कि सर मुझे इनके कारण बताइए कि क्या कारण है, तो यहां पर आप देखेंगे क्योंकि वो तो नदियां स्टीप स्लोप था, ऊपर से आने वाली थी, खड़ी ढाल इनको काफी मिल जाती थी, लेकिन यहां आप देखेंगे तो क्या है, लो लैंड्स हैं बहुत सारे। आप ये कह सकते हैं कि सर लो स्टीप स्लोप है, या मंद ढाल इसको बोल सकते हैं, मंद ढाल है ना, लो स्टीप स्लोप, लो स्टीप स्लोप या मंद ढाल होने के कारण, मंद ढाल होने के कारण, मंद ढाल है तो जिसकी वजह से क्या होगा, पानी है जो वो चारों तरफ फैल जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर वाटर विल गेट स्प्रेड, वाटर विल स्प्रेड।
ये बात समझ में आई कि सर ढाल है जो वो उतनी ज्यादा खड़ी नहीं है, तो उसको क्या फोर्स नहीं मिल पाया, जब फोर्स नहीं मिल पाया तो बहेगी। अब उसको क्या है कि रास्ता चाहिए, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए वो विसर्पण करेगी, तो अपनी ताकत से वो जहां भी उसको जगह मिलेगी, वो जहां उसको ढाल मिलती जाएगी उस तरफ वो मुड़ती जाएगी, और वहां पर अगर ज्यादा पानी है तो वहां पर बाढ़ है जो वो ला देगी। ठीक है, ये एक कारण यहाँ पर बनता है। और दूसरा सर मेजर कारण यहाँ पर क्या है, दो कारण है इसके, एक तो आपने ये समझ ही लिया, ठीक है, और दूसरा जो सर मेजर कारण है वो क्या है कि सर इस जगह पर होता क्या है कि यहाँ पर समुद्र से मुलाकात करती है, और क्योंकि इस जगह पर समुद्र से मुलाकात करती है, ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, इस जगह पर हाई टाइड्स आते हैं। हाई टाइड्स क्यों सर, ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला एरिया है ना, तो आप इसके लिए लिखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल, अभी मैं समझाता हूं इसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, एंड हाई टाइड। हाई टाइड क्या लिखेंगे इसको, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं उच्च ज्वार। ठीक है, दिमाग लगा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है सर, ये उच्च ज्वार और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों कहा आपने सर, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। अब आप ऐसे समझो कि सर नदी है जो यहाँ पर, ये आपका क्या था, बॉर्डर एरिया है, ठीक है, नदी अपना आ रही है, ये उसका रास्ता है, नदी अपने रास्ते से चुपचाप फ्लो करती हुई आ रही है ना, मान लो कि यहाँ पर मेन नदी है जो वो बह रही है ना, और ये उसका पूरा अपना रास्ता है। अब क्या होगा कि जब इस पॉइंट पर ये मुलाकात करेगी, इससे गिरेगी कि भाई अब मुझे समुद्र में जाने दो, तो समुद्र में क्या होगा कि इधर से है जो वो पानी का फ्लो इधर है, इसका पानी का फ्लो इधर है, ठीक है, ये पानी का फ्लो इधर है, और हाई टाइड क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया है ये, तो पानी है जो वो इस तरफ आ रहा है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा पानी, तो बेसिकली ये पानी क्या करेगा, एक दीवार जैसी बना देगा, पानी की दीवार, पानी की दीवार, यहाँ पर पानी की एक दीवार बन गई, तो ये पानी इधर को झेल रहा है इसको, और ये पानी इधर को झेल रहा है इसको, ठीक है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर दोनों का एक मिलन आ जाएगा, स्टेलमेट आ जाएगी, ना वो पानी इधर जा पा रहा है ना वो आ पा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो ये पूरा इस वाले क्षेत्र में आप ये कहेंगे यहाँ पूरे में फैल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फैल जाएगा, ठीक है, तो ये पूरे में क्या है कि फैल जाएगा, यहाँ पूरे में स्प्रेड, वाटर विल गेट स्प्रेड इन द नियर बाई एरियाज, ठीक है, तो डेफिनेशन आप याद रखिए, तो उसी के साथ सब चलेगा, ठीक है, तो वाटर विल गेट स्प्रेड्स इन नियर बाई एरियाज, ठीक है, तो ये चीज रहे, क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है कि एक पानी की दीवार है जो यहाँ पर एक इसने तैयार कर दी, एक तरीके से क्या अवरुद्ध कर दिया उस नदी के पानी को कि वो आगे ना बढ़ पाए, तो ये एक रीजन है जो वो इस जगह पर रहता है। तो दूसरा क्षेत्र हुआ हमारा केजी बेसिन, और आप ये कह सकते हैं कावेरी, ठीक है, केजी बेसिन वाला और कावेरी वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये आप साथ में एक मान लेते हैं। तीसरा सर और कौन सा एरिया है, तीसरे अगर मैं और एरिया के बारे में बात करूं, थर्ड एरिया, तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे सर उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो वो उत्तराखंड का हिस्सा हो गया, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया भी लिख लीजिए, है ना, उत्तराखंड वाले एरिया में भी बाढ़ आती है और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में भी बाढ़ आती है, तो यहाँ पे जो कारण है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। मैं किस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस जगह पे जो आसपास इधर जो पूरे में बाढ़ हमें देखने को मिलती है, उसके पीछे के क्या कारण होंगे, ठीक है, तो यहाँ अगर हम कारणों के बारे में बात करते हैं, या यहाँ हम रीजन के बारे में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में फ्लड क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लड आ रहा है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट मतलब बादलों का फटना, ठीक है, मतलब बादल का फटना। अगर हम बादलों के फटने की बात करें, क्लाउड बस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर बादल है जो वो क्योंकि यहाँ पर बेटा बादल फटते हैं, बादल फटना समझते हैं, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बादल फटना का मतलब है कि अचानक से बाढ़ आ जाए, मतलब अचानक से ज्यादा वर्षा हो जाना, अचानक ज्यादा वर्षा, अचानक ज्यादा वर्षा का होना, ठीक है, अचानक से, सडन एक्टिविटी है ये, है ना, ये एक सडन एक्टिविटी है, याद रखिएगा, है ना,
अचानक से कितनी बाढ़ आ जाए सर? अचानक से 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें 1 घंटे के अंदर अंदर आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि सर 100 mm के आसपास की बाढ़ है जो वो यहाँ पर आ जाए। इतनी अगर बाढ़ आ जाएगी तो फिर उसको हम बादल को फटना कहते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर अचानक से, क्योंकि ऑलरेडी बादल के फटने से सर क्या होगा सर? ऑलरेडी यहाँ पर कौन सी नदियां हैं? यहाँ पर आपकी सदावाहिनी नदियां हैं। आप सदावाहिनी नदियां, सदावाहिनी मतलब पेरिनियल रिवर्स यहाँ पर ऑलरेडी मिलेंगी, पेरिनियल। और पेरिनियल रिवर्स है जो, है ना, तो उनके पास पहले से पानी है, तो इनके पास क्या है? पहले से जल है। ठीक है, अब इसमें क्लाउड बस्ट से, और क्लाउड बस्ट से जल है जो वो ऐड हो गया, ऐड हुआ, तो उसकी वजह से अधिक फ्लो हो जाएगा, पानी में ज्यादा पानी फ्लो करेगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो क्लाउड बस्ट यहाँ पर एक मेजर कारण यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एक कारण फ्लड आने का, एक कारण आपने क्लाउड बस्ट देखा। दूसरा कारण अगर मैं कहूं तो दूसरा कारण सर यहाँ पर क्या है? लैंडस्लाइड। हालांकि लैंडस्लाइड, ठीक है, भूस्खलन जिसको आप बोलते हैं, भूस्खलन या हिमस्खलन, एक ही बात है, हिमस्खलन। ठीक है, जहां पर बर्फीले इलाकों में हिमस्खलन होता है, वैसे भूस्खलन। तो भूस्खलन भी एक कारण बनता है बाढ़ के आने का। कैसे? मैं यहां पर फिर से कह सकता हूं, क्लाउड बस्ट भी इसके पीछे कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। क्लाउड बस्ट है जो, क्लाउड बस्ट, जो बादल फटे, अब ये पानी है जो, जल है जो, वो कहां पर? पत्थरों में घुसेगा, जल पहाड़ों में एंटर करेगा। ठीक है, अब जब जल पहाड़ों में एंटर करेगा तो उससे क्या होगा कि यहां पर ये एक लुब्रिकेशन का काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा, है ना, लुब्रिकेशन का काम करेगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? लैंडस्लाइड होगी। तो ये तो मैंने लिंक कर दिया कि सर लैंडस्लाइड कैसे हुई, लेकिन मैं यहां पर क्या बता रहा हूं? लैंडस्लाइड एक कारण है बाढ़ का। अब आते हैं लैंडस्लाइड वाले कारण पर। अब यहां से लैंडस्लाइड हुई है और मलबा है जो वो यहां पर आकर के जमा हो गया है, पानी है जो वो अपना बह रहा है। तो जब मलबा यहां जमा हो गया, जो उसका रास्ता था, तो उसको रास्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है, रास्ता बदलेगा, नदी, ठीक है, नदी का रास्ता बदला, रास्ता बदला तो बाढ़ है जो वो उस क्षेत्र में आ जाएगी, जिस जगह पर कभी नहीं आती थी, तो उस जगह पे आसानी से बाढ़ है जो वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक कारण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पर एक कारण ये भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और और कौन सा रीजन है? अगर बात करें तो एक रीजन यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र बनेगा? हमने तीसरा ले लिया, चौथा क्षेत्र लिख लेते हैं। तो फोर्थ रीजन को मैं बताता हूं आपको कि ये सर कौन सा क्षेत्र है, फोर्थ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्र की। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो आप ये बात जानते हैं कि सर यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो क्या है कि ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अब अफवाह तंत्र का ठीक से विकास न होना मेन कारण यहाँ पर बनता है। तो इसका कारण क्या है? अफवाह तंत्र का, अभी मैं इस बात को समझाता हूँ आपको। अफवाह तंत्र का ठीक से विकसित न होना, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है? अफवाह तंत्र का, अफवाह तंत्र का मतलब आप मान लीजिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। ठीक है,
ठीक से जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो ये इसका एक मेजर कारण यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्या कहना क्या चाहते हैं सर, कैसे नहीं हुआ है सर? क्योंकि क्या है कि नदियों का अपना अपना फिक्स पाथ है। ठीक है, अब नदी है जो वो बह रही है, मान लो कि नदी अपना बह रही है। ठीक है, नदी है जो वो इस जगह पर मान लीजिए कि ऐसे बह रही है ना, तो ये गहराई है और इस नदी में बह रही। तो अब क्या है कि क्योंकि अब उसको बहना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन होगा क्या कि गहराई कम होने के कारण, गहराई कम होने के कारण, ठीक है, डेप्थ की कमी होने के बाद, ड्यू टू द लेस डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ कहने की वजह से एक तो पहले आप ये समझो कि नदियों का फिक्स पाथ है, नदियों का पाथ है जो कैसा है, वो फिक्स है। फिक्स पाथ होने की वजह से होता क्या है कि कम गहराई होने से नदी है जो, अब नदी का पानी है जो वो इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से हम इसको बाढ़ कह देते हैं। तो ठीक से अफवाह तंत्र विकसित नहीं हो पाया इस जगह पर, इसकी वजह से भी यहाँ पर बाढ़ है जो वो आ जाती है। ठीक है, तो ये एक मेजर कारण बना, ये एक मेजर कारण बना किस चीज का, बाढ़ का। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ का एक मेजर कारण ये बन जाता है। ठीक है, बाढ़ का मतलब इस क्षेत्र में बाढ़ का, इस क्षेत्र में बाढ़ का जो है वो मेजर कारण यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पर क्षेत्र पढ़ लिए। तो हमारी मेन हेडिंग क्या थी बेटा, मेन हेडिंग अगर हम कहें तो अब हम जो पढ़ रहे थे वो थे फ्लड अफेक्टेड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो जो कारण है वो भी साथ में हमने पढ़ लिए। ठीक है, अलग से हम कारण पढ़ेंगे कि भाई फ्लड के कारण क्या है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलरली आपको क्षेत्र बताए हैं अभी। तो एक तो तरीका ये था कि मैं सिर्फ आपको जगह के नाम नाम बता करके आगे बढ़ जाता। दूसरा मैंने आपको सबके, क्योंकि सब आप देख रहे हैं कि सर हर क्षेत्र में रीजन अलग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रीजन अलग है, यहाँ पर इधर देख रहे हो तो खड़ी ढालें हैं, तो खड़ी ढाल की वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मंद ढाल मिल रही है दूसरे वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से हो रहा है, प्लस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सर क्लाउड बस्ट हो रहा है, ये एक रीजन बन रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आप अफवाह तंत्र देख रहे हो। तो कहने का मतलब है हमने सारे क्षेत्र कवर कर लिए और सबके रीजंस भी साथ साथ यहाँ पर देख लिए। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सर बाढ़ के क्या कारण है। ठीक है, तो बाढ़ के कारणों पर चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप क्या है मुझे टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। इसके नीचे आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा ओम द्विवेदी यूपीएससी, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको दो मिलेंगे, एक ग्रुप मिलेगा और एक चैनल मिलेगा। आपकी श्रद्धा है, आप जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल में मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ 1 वे है, और ग्रुप में 2 वे है ना, आप भी वहां से बात कर सकते हैं अगर कुछ बोलना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।